नमस्कार, वक्त हो चला है वार पलटवार का। मैं हूं प्रिया खरे। बिहार में इसी साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बिहार की धरती पर हर नेता पहुंच रहे हैं, अपने जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। कार्यकर्ता कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं, क्या आदेश देना है, क्या निर्देश देना है, इन सब चीजों पर पूरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच कल राहुल गांधी बिहार पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई थी, बिहार में इसी तरह से मैच फिक्सिंग होने वाली है। उन जगहों पर बीजेपी मैच फिक्स करेगी जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि वो हारने वाली है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग ने पलटवार किया है और कहा है कि जिस तरह से जवाब, जिस तरह के सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये पूरी तरह से बेतुका है। इससे जनता भी भ्रम में आ जाती है। अगर हम चुनाव की बात करें तो निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव होते हैं और उस चुनाव पर ऐसा सवाल करना बिल्कुल ही गलत है। बीजेपी भी अब राहुल गांधी के इस दाव को एक अलग अंदाज में पेश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है, उसे पता है कि बिहार में वो हारने वाली है, इसलिए राहुल गांधी इस तरह के दावा कर रहे हैं। खैर, वार पलटवार का दौर तो चलता रहेगा और मैच फिक्सिंग का जो दावा राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, यह भी आज हम अपने चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दावे पर क्या कुछ कहा है। है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। बीजेपी डेड बॉडीज पे पॉलिटिक्स करती है। देखिए, असलियत में तो कर्नाटका की सरकार अब मिशन स्केपगोट पर है। मिशन स्केपगोट का मतलब ये है कि किसी को भी बलि का बकरा बनाकर उसकी बलि दे दो, परंतु अपने आप को बचाओ। जो 11 मौतें हुई है बेंगलुरु के स्टैम्पीड में, वो दरअसल स्टेट स्पॉन्सर्ड, मानव निर्मित, राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं। और इसके लिए A1 और A2 अगर कोई है तो वो है सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम DK शिव कुमार। पर A1 और A2 को छोड़ के किसी को भी बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार है कभी। और जब 3-3:15 बजे स्टैम्पीड की बात शुरू हो गई थी, लोगों की जाने जा रही थी, तो अंदर जश्न मनाया जा रहा था। ये कॉल किसका था? ये सीएम। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी हार नहीं मानती है और उसकी स्थिति क्या थी वो महाराष्ट्र में दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस हार मानने वाली पार्टी है, हार मानती है, चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है, इसलिए राहुल गांधी की तरफ से इस तरह से बयान दिए जा रहे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ राजद की तरफ से डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से राजकुमार पासवान जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से उषा दुबे जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार पासवान जी, राहुल गांधी की तरफ से दावा किया जा रहा है, सवाल सबसे पहले आपसे ही पूछा जाएगा, ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? क्यों राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि 7 महीने पहले जो स्थिति महाराष्ट्र में हुई थी उसे अब दोहराया जा रहा है? बिहार में लग रहा है कि ऐसी स्थिति होने वाली है। देखिए, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से देश में उन्माद फैला करके और इलेक्टोरल रोल में घपलेबाजी करके चुनाव आयोग को ऊपर प्रेशर दबाव डाल करके ना जाने क्या क्या तांडव करके खड़यंत्र रच करके और अपनी सरकार बना लेते हैं। आपको बता दूं कि आप लोकसभा का चुनाव ही देखिए, किस तरह से राहुल गांधी जी ये लोगों को जागरूक कर रखे थे। बार बार ईवीएम पे सवाल निर्वाचन आयोग पे प्रेशर बनाएगा, तब जाकर के कुछ निष्पक्ष चुनाव हुए, तब जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार बैसाखी पे आई। आपको और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से वोट परसेंटेज देखिए, चाहे ईवीएम का
खेल देखिए, चाहे आप 2 बजे के बाद 7 बजे तक की वोटिंग रेशियो देखिए, क्या क्या घपले हुए, तब जाके ये महाराष्ट्र में सरकार बना पाए। नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है राजकुमार जी कि सिर्फ महाराष्ट्र में खेला हुआ है? उसी समय तो झारखंड में भी विधानसभा चुनाव थे ना, आपके सहयोगी की सरकार मिलकर सरकार चल रही है ना झारखंड में, फिर महाराष्ट्र में खेला होता है और झारखंड में नहीं होता है, ऐसा कैसे? देखिए, आपको बता दूं कि झारखंड में इसलिए खेला नहीं हो पाया कि वहां के मुख्यमंत्री ये शिबू सोरेन जी पे, मुख्यमंत्री शिबू सोरेन नहीं है सर, क्षमा चाहेंगे, हेमंत सोरेन। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे जो एलिगेशन लगाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, एनडीए सरकार जो दबाव बनाई, वहां की जनता ये समझने में जागरूक, मतलब कि समझ बहुत मतलब आसानी से महाराष्ट्र की समझ जनता चुकी है। जागरूक नहीं है और झारखंड की जनता जागरूक है, इसलिए आपको वोट दी, और महाराष्ट्र की जनता जागरूक नहीं है इसलिए आपको वोट नहीं मिले। हेमंत सोरेन के साथ ही जनता खड़ी। हाँ। अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी जहां भी बुद्धिजीवियों की ज्यादा संख्या रहती है, वहां पे पाठ पढ़ाने में, धर्म जाति मजहब का पाठ पढ़ाने में सफल रहती है। सर महाराष्ट्र की जनता भी ये देखेगी सर डिबेट, वो क्या समझेगी कि आप महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बता रहे हैं? ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे हुक एंड क्रुक, आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बिहार में दिखता है, लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद दिखता है, लेकिन क्या तो उनके पार्टी में परिवारवाद है, उस पे कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं। अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारी को सुबह सुबह तक भ्रष्टाचारी कहते हैं, शाम को गंगोत्री का जल छिड़क करके अंदर अपने पार्टी में ले आते हैं, तो वो चीज जनता नहीं देख रही है। और जितने भी एलिगेशन है हेमंत सोरेन जी पे लगाए गए, वो निष्पक्ष बाइज्जत बरी हुए, तब जाकर के वहां की जनता को समझ में चल रहा है सर, ठीक है। और ट्रायल तो चल। हाँ उषा जी, अब ऐसा क्यों लग रहा है राहुल गांधी को कि मैच फिक्सिंग हुई है? और जो दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि शाम के वक्त अचानक ही 8% जो वोट की बढ़ोतरी हुई है महाराष्ट्र में, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर उसकी जांच की बात की जा रही है, उसके वीडियो दिखाने की बात की जा रही है, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल खड़े हो रहा है। क्यों सवाल पे सवाल बीजेपी करने दे रही है? और इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो उस चुनाव पर भी तो सवाल खड़े किए गए ना कि पैनल का चुनाव किस तरह से हुआ। उषा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है, उस पर किसी पार्टी का दबाव जब है ही नहीं है, तो वो किस तरह से वो माने आप बिना मतलब के आरोप और भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं? वो तो स्वतंत्र है, वो सभी पार्टियों के लिए बराबर है, तो फिर वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो धांधली करते या मैच फिक्सिंग करते हैं? कोई पार्टी का तो है नहीं चुनाव आयोग, वो तो एक स्वतंत्र काम करती है। तो फिर यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना आपका सरासर गलत है। हमारी पार्टी जो है भाजपा, जो एनडीए की सरकार है, वो विकास के नाम पर जीत करती है। आप इस बात को मान लीजिए। आप राहुल गांधी जी पहले से ही हार मान चुके हैं कि हमारी जमीन पर कोई काम नहीं है, हम हार मानने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी के लेकर जो इतनी सारे घोटाले के जो आरोप है, उसमें आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी सरकार बनेगी? आप पहले से राहुल गांधी जी में ताकत है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बैसाखी में ला दिया। राहुल गांधी जी की ताकत है कि उनको माथे से संविधान को टेकना, संविधान का किताब को टेकना पड़ा, संविधान को माथे में लगाना पड़ा। उषा जी, महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो वोट परसेंटेज जो अचानक से बढ़ता है 8%, ये अचानक से कैसे बढ़ जाता है? ये तो सवाल खड़े होते हैं ना। जब क्लोजिंग टाइम है, जब वोट जो है लास्ट है, जितने लोग लाइन पे लगे रहेंगे बस उतने ही लोग वोट दे सकते हैं, तो ये परसेंटेज अचानक से कैसे बढ़ जाता है? झारखंड की बात करें तो मात्र 2% जो दिखाए गए थे आंकड़े, वो दूसरे दिन जो है मात्र 2% बढ़ते हैं, लेकिन यही महाराष्ट्र में 8% बढ़ जाते हैं। तो सवाल तो खड़े होंगे ना। नहीं, चुनाव आयोग इसका तो हिसाब दिया था ना। महाराष्ट्र की पूरी तरह से जितने भी आंकड़े थे उसका तो दिया है, हिसाब दे दिया है इनको, पूरा सब कुछ क्लोज कर दिया है, दिखा दिया है सब कुछ। वीडियो मांगा जा रहा था, वो तो उषा जी नहीं दिए जा रहे हैं ना। वीडियो भी तो मांगा जा रहा था, वीडियो तो नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, ये चुनाव आयोग की बातें हमारी पार्टी की तो बात है नहीं। चुनाव आयोग से आप बात करिए, उनसे बोलिए कि आप हमको ऐसे बहुत सारे बात हेडेंस है जो कहते वीडियो मांगे गए तो वीडियो नहीं मिला, टाइमिंग के अनुसार टाइम से ज्यादा वोट परसेंटेज के ऊपर, ये टाइम के अंदर में क्यों नहीं वोटिंग कराए गए, ये बहुत सारी बातें हैं।
ठीक तो इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान बनता है। हाँ, ठीक है। अनुज कुमार जी, आपके पास में आऊंगी क्योंकि बिहार की बात हो रही है और अगर हम 2020 की बात करें तो बीजेपी के बाद सबसे अच्छी स्थिति राजद की रही है। 75 सीट बीजेपी ली और 74 सीट राजद की थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी होती तो राजद के तरफ राजद सरकार बना सकती थी, महागठबंधन सरकार बना सकती थी। कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, इसलिए सरकार नहीं बनी। तो लग रहा है कि कांग्रेस का डर है इस बार, इसलिए कह रही है कि फिर मैच फिक्सिंग होगी। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और हम बहुत बड़े भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। सबसे पहली बात, जो पिछला चुनाव था उसमें हम बहुमत से क्यों रह गए, बहुमत के आंकड़ा से हम पीछे क्यों रह गए, इसके पीछे भी आज का जो डिबेट है उस विषय से कहीं ना कहीं जुड़ता है। सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि राहुल गांधी का जो बयान आया है उस बयान को समझने की कोशिश करिए, उसके सच को जानने की प्रयास करिए। सच को अनदेखा करने से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। दरअसल यह किसी राजनीतिक सवाल नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा करना कोई दोष नहीं होता। और खास करके भारत जैसे लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था अगर पारदर्शिता से काम नहीं करेगी तो ऑब्वियस है कि लोकतंत्र से जुड़े लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होगी, लोगों को लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। देखिए, राहुल गांधी सच कह रहे हैं या झूठ, यह अलग बात है, लेकिन आंकड़ा कभी झूठ नहीं बोलता। आप खुद बताइए कि महाराष्ट्र चुनाव में 2019 से 24 के लोकसभा चुनाव में कुल 8.98 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ 3 लाख करोड़ वोटर की संख्या बढ़ती है। ठीक है, कुल मिलाकर इन 5 सालों में 32 लाख वोट की वृद्धि होती है। ठीक है, ये तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि 5 सालों में 32 लाख वोट बढ़ सकता है। लेकिन महज 5 महीना में 2024 और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के बीच में सिर्फ 5 महीने का अंतर है और उसके बीच में लगभग 9.70 करोड़ संख्या बढ़ जाती है। ये 5 महीने में जनसंख्या कहां से आई? ठीक है, यानी कुल मिला के 40 लाख जनसंख्या वृद्धि की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरा पॉइंट यह है कि मतदान खत्म होने के बाद या मतदान के अंतिम समय में 5:30 से लेकर 7:30 में लगभग 60 से 65 लाख वोट ईवीएम में डाले गए। क्या यह संभव है कि 60 लाख वोट 1 घंटा में डाला जा सकता है? एक वोट को डालने में कम से कम 3 मिनट का समय लगता है, कम से कम मानिए तो। फिर इतनी वोट की संख्या कैसे बढ़ गई? यह सवाल वाजिब सवाल है और जिसपे बात होनी चाहिए। ठीक है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है उषा जी, मुझे लगता है जो मैंने सवाल किया था वो पूरा परफेक्ट एक तथ्य जो है सर ने रखा है, तो आप इस पर जवाब दीजिए उषा जी। जी इनकी बातें पूरी तरह से साउंड आ नहीं रहा था, तो उसको मैं फिर से एक बार आप रिपीट कर दीजिए। उन्होंने आराम से बताया है कि ये जो 5 महीने का गैप का जो आंकड़ा था उसमें जो है करीबन करोड़ों, उन्होंने बताया लाख लोगों। सर एक बार फिर से आप तो दोहरा दीजिएगा बात, कितने लाख लोग थे जो आपने लगभग 5 महीने में 40 लाख 40 लाख देखिए 5 महीने में 40 लाख वोटर जो है वो बढ़े हैं। ये उन्होंने आंकड़ा रखा है। ये कैसे संभव है? 5 महीने में इतने वोटर्स कैसे बढ़ जाएंगे? ये सवाल किया है। इन्हीं की पार्टी केजरीवाल थी। केजरीवाल का भी यही था ना कि 5 महीने में 10 या 20 लाख के आंकड़े बढ़ा दिए थे। तो कैसे बढ़ाए थे वो आंकड़े? ये तो चुनाव आयोग का काम है।
चुनाव आयोग से आप सवाल करेंगे, चुनाव आयोग से पूछेंगे, वो एक हमारी तो कोई संस्था है नहीं, वो एक अलग संस्था, अलग आयोग है कि आप आंकड़े बढ़े थे। लोकतंत्र का आप हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र पे आप आवाज उठा रहे हैं। हमारी बिहार में जनता मूर्ख नहीं है जो इस तरह से होगा। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आपके पास सारे चुनाव आयोग आपको सारे आंकड़े दे चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं कि हमारे आंकड़े कहाँ से आए, कैसे आए, हमारे चुनाव जो वोटर्स है वो रहे कहाँ से आए। तो अभी आपको सवाल करने का समय नहीं है। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव जनता के विकास पर चुनाव होगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के जो काम किए गए हैं उस पर विकास होगी। उषा जी, अगर सही तथ्य सामने नहीं रखे जाएंगे तो विपक्ष सवाल उठाएगा ही, और विपक्ष के सवाल का जवाब देना जो है वो काम है। इलेक्शन कमीशन भी देगी जवाब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, हाँ, उस समय तो इलेक्शन कमीशन सब कुछ इनको इनके सामने खोलकर बताया है, पूरी जनता के सामने रखा है, वेबसाइट पर भी सब डला हुआ है कि सब कुछ, कि कहां से वोटर्स आए, कैसे आए, हम कैसे निष्पक्ष हैं, काफी निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इनका मैच फिक्सिंग जो है वह हमारे ऊपर, हमारे जनता के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये सही आरोप नहीं है। चुनाव आयोग से ये सवाल किए थे, उस समय चुनाव आयोग इनको पूरी तरह से सारे वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, सब कुछ ये देख सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग के सवाल फिर से उनसे प्रश्न करके सारे डिटेल्स मांग सकते हैं। अब इनके हार की जो हताश है वो अब सामने आ रही है। बिहार चुनाव नजदीक आया, इनका ग्राउंड पर कोई काम नहीं है। लेकिन उषा जी, अगर तथ्य सामने नहीं रहेंगे, सिर्फ ये कहना कि ये लोग जो है ऐसी ही बातें कर रही है, वो कोई फायदा नहीं है। उन्होंने एक प्रॉपर तथ्य रखा है, एक प्रॉपर जो है वो चीज बताई है कि कैसे कितना आंकड़ा बढ़ा, कितना वोट परसेंटेज बढ़ा, वो सवाल रख रहे हैं। और सिर्फ ये मान लिया जाए कि उनके सवाल गलत है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना गलत है, ये तो कोई औचित्य नहीं बनता ना। एक प्रॉपर चीज आपके पास, प्रॉपर डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। उषा जी, राजकुमार जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी आंकड़े के साथ बात नहीं करते हैं, कोई भी तथ्य के साथ बात नहीं करते हैं। फैक्चुअल्स इनके पास है नहीं, फैक्ट्स है नहीं। आपको बता दो कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार की धपलियां बजाते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के पैरोट है। ये कहने में जरा भी हम कहीं दो मत नहीं है, और मैं डरता नहीं हूं मैं। और केंद्र के इशारे पे निर्वाचन आयोग काम करती है साहब। जब पूरा देश कह रहा है, इलेक्शन कमीशन पूरा विपक्ष का मतलब पूरा पार्टियां कर रही है, पूरे देश की पार्टियां कर रही है कि आप वीवीपैट पे काउंटिंग कराइए, तो क्यों नहीं वीवीपैट पे काउंटिंग कराते हैं? आखिर आपको किस पर विश्वास हो सकता है? हमारी बेवकूफ नहीं है। एक एक करके देखिए, बीजेपी वाले लोग को पेट में दर्द शुरू हो गया। जब सच बोलिएगा तो दर्द शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह का पेट दर्द होता है, तो यहाँ भाजपा के प्रवक्ता जी। ठीक है राजकुमार जी, एक बात बताइए, जब जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां की अगर बात की जाए तो कब कब आपकी सरकार रही है? देखिए, बिहार में 1990 में आपके मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में 1984 में बने, पश्चिम बंगाल में 1977 में। अब ये जो लंबा 82 तक 1982 तक भारत। सवाल सुन लीजिए सर, राजकुमार जी सवाल आपसे ही पूछ रही हूँ, सुन लीजिए। तो इतना लंबा सा जो गैप जा रहा है और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, आपके मुख्यमंत्री नहीं है इन राज्यों में, और आप जो है कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग बीजेपी कर रही है, स्थिति आपकी किस तरह से सुधरेगी उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है ना। प्रिया जी, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बोलिए सर। कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, 144 साल पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी है, और ये पार्टी रूल की है, देश को दिया है, आमजन को, गरीबों को दिया है, कुछ लिया कुछ नहीं है, अपने घर परिवार की शहादत दिया है कोई माई का लाल, है कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका पिताजी दादाजी ने देश के लिए शहादत दिया हो? दादी दी है। पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए। आपको बता दूं कि जिस तरह से आप कह रही हैं, ये साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी जो कहीं भी हार का जो करे कि डर गए
आज डर रहे लोग राहुल गांधी जी से, नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, अमित शाह डर रहे हैं, और ये इनके घटक दल जो है एनडीए के, वो लोग डर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूत है, बिहार में मजबूती से सरकार बनाएगी। नहीं तो लेकिन जो हार होती है सर, उस पर मंथन करना भी कांग्रेस को जरूरी होता है ना, मंथन तो जरूरी है। आप लोग हरियाणा में दावा कर रहे थे सर कि हमारी सरकार बननी ही है, लेकिन स्थिति क्या हुई, एकदम उलट। महाराष्ट्र में भी दावा कर रहे थे और अभी आप मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं। 7 महीने का अंतर है सर, 7 महीने के अंतर के बाद जब बिहार में चुनाव आ रहा है तो आप लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं। अनुज कुमार जी, सर ये जो कांग्रेस आपके सहयोगी है, इतना लंबा जो गैप जा रहा है, दिन पर दिन स्थिति जो कांग्रेस की खराब होती जा रही है, उस पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाना, अगर यही बात की जाए तो आप लोगों के साथ भी तो है ना सर। मैच फिक्सिंग होगी तो फिर राजद के साथ क्यों नहीं होगी? बोलिए अनुज कुमार जी। सबसे पहली बात, मैं बोलूं प्रिया जी, 1 मिनट मुझे देंगे आप? आ रही हूं सर, अनुज जी को बोलने दीजिए, आ रही हूं। देखिए, हम एक साथ गठबंधन में हैं और अनुज जी की आवाज नहीं आ बात रही। कर रहे हैं आप। अच्छा मैं बोलती हूँ, मैं आपकी बात से असहमत हूँ कि बोलिए। कांग्रेस कमजोर हुई है। पूरा गठबंधन, पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, जिसका परिणाम आप लोकसभा चुनाव में भी देखे हैं। ठीक है। दूसरी बात कि कांग्रेस के इतिहास पे कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि हर चुनाव में हर पार्टी के नए एजेंडा होते हैं, नए मुद्दे पे काम होता है, नया घोषणा पत्र होता है। तो कांग्रेस वर्तमान समय में जब इंडिया गठबंधन के साथ काम कर रही है तो उसके नए एजेंडे हैं, नया घोषणा पत्र है, जनता के सरोकार से जुड़ा मुद्दा है, उस पर हम सब एक हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि अभी आरजेडी की जहां तक बात है, आरजेडी 2010 के बाद से छोड़ दिए तो लगातार हम बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम बड़ी पार्टी रहेंगे और पूरी बहुमत के साथ इंडिया की सरकार बनाएंगे। और लेकिन आपने देखा होगा, जिस विषय पे आज हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं, चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर के, आप पिछला चुनाव को याद करिए। कई ऐसे विधानसभा के चुनाव के परिणाम ऐसे आए जिस पर लगभग हम जीते हुए थे, अचानक अंतिम राउंड में हमें हरा दिया गया। हम लोग खुद उसी समय से नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रही है। हम लगातार मंथन कर रहे हैं। आपको याद होगा हिलसा वाली सीट, खास करके शक्ति यादव जी का 12 वोटों से हम लोग हार गए, जबकि लगातार हम अंतिम राउंड तक 549 वोट से हमें जो कि आगे हो रहे थे, फिर अचानक है जो कि 12 वोट से हम हार गए। ऐसे कई 7-8 सीट है जहां पे हमें अंतिम समय में हरा दिया गया या हार गए। यह एक न्यायालय का विषय है या शोध का विषय है, इस पर हम बात बाद में करेंगे। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे। ठीक है। अब ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव आयोग को गठन के लेकर जिस तरह से नियमों में बदलाव लाया है, वह नियम है जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। आप बताइए, आपने जिस कमेटी की बात की है उसमें पक्ष सत्ताधारी दल से और विपक्ष से दोनों दलों के लोग वहां शामिल रहेंगे, लेकिन अगर उन दोनों के बीच में सहमति नहीं बनती है तो उसका फैसला गृह मंत्री करेंगे। गृह मंत्री क्यों करेंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं करेंगे? या तो तब न्याय माना जाता ना कि अगर दो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के बीच में यदि चुनाव प्रक्रिया में यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है या विवाद होता है या असहमति बनती है तो न्यायालय उसका फैसला करेगी। लेकिन उसका फैसला कौन कहा गया है? गृह मंत्री। गृह मंत्री किसके आदमी है? तो ऑब्वियस है कि चुनाव आयोग की जो गठन की प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़ा हो। ठीक है। तो यह पूरा का पूरा जो उषा जी, वही सवाल पैनल पर सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी के ही लोग रहेंगे तो फिर उसकी निष्पक्षता पर सवाल क्यों ना उठे? नहीं, वो जो बात बोल रहे हैं मैं उस पर ये प्रश्न कर रही हूँ कि आप अपने हार की समीक्षा कीजिए। आप
सीधे सीधी मैच फिक्सिंग पर आरोप मत लगाइए, इसी पर आरोप मत लगाइए। हमारी जनता को आप लोकतंत्र को का हनन मत करिए। लोकतंत्र को अभी भी लोकतंत्र पर लोगों को विश्वास है, चुनाव पर लोगों को विश्वास है, उस विश्वास को रहने दीजिए, जिंदा रहने दीजिए। इस तरह से आप आरोप लगाएंगे, राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं उससे क्या हमारे जनता का जो चुनाव पर जो विश्वास है वो विश्वास खत्म होगा कि नहीं होगा? उषा जी, अगर फैक्ट्स रखा जाए तो जनता जो है ज्यादा अच्छा से समझ पाई, बहुत अच्छी तरीके से वो फैक्ट्स रख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई फैक्ट्स नहीं रखा जा रहा है। इससे जनता कैसे समझेगी कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है, और अगर दूसरे देशों में भी देखें तो बैलेट पेपर के चुनाव होते हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि ईवीएम में जो है वो फिक्सिंग नहीं हो सकती है? उषा, ईवीएम में मैच फिक्सिंग नहीं था, इसकी इलेक्शन कमीशन ने इनको क्लियर कर दिया है। ये बातें तथ्य बोल दिया है कि सारा झूठ है, सरासर बेच चुका है। इलेक्शन कमीशन इनको क्लीन चिट दे चुका है और सब कुछ बता चुका है कि सब कुछ हम तथ्य को रख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, बता चुके हैं। लेकिन ये बेबुनियाद आरोप जो लगा रहे हैं उसका तो कोई उत्तर ही नहीं हो सकता ना। आप इलेक्शन कमीशन से जब मांग किए थे महाराष्ट्र चुनाव के बाद, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनको सारा डेटा एक एक करके डिटेल्स दे चुका है, बता चुका है कि कोई भी आपका जो बयान है वो गलत है, मैं सही हूँ यह बोल चुका है। तो फिर आप यह कैसे आरोप लगाते हैं? यह आरोप सही नहीं है। आप हार का समीक्षा कीजिए, हार आप क्यों रहे हैं? आप इतने सारे आरोप लगा वही तो उषा जी वो कह रहे हैं कि जो जीती हुई बाजी है वो हार में बदल दी जाती है। यही तो वो सवाल कर रहे हैं कि जहां पर हमारी बाजी जीत रही है, जहां हम जीत रहे थे, वो अचानक से हार में तब्दील हो जा रही है। तो इस पर सवाल क्यों ना उठाए? यही तो सवाल उठाए जा रहे हैं ना। तो जनता जनार्दन है ना, जनता का मूड बदल जाता है। जनता विकास देखती है, मोदी जी की देखती है कि विकास है। हमारे जैसे बिहार में भी चुनाव होगा तो बिहार में भी इस तरह से कहेंगे कि मैच फिक्सिंग है। बिहार में हमारी विकास है, नीतीश कुमार की विकास है, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जो हमारी एनडीए की गाड़ी है वो बहुत तेजी से रफ्तार से चल रही है। बिहार एक बदलाव की क्रांति की तरफ है, तो इसमें तो जनता एनडीए को ही चुनेगी। आप बोलेंगे महाराष्ट्र में भी इतनी हमारे एनडीए की सरकार ने इतना काम किया जिसके कारण से हमारी जनता उनको चुनी, तो ये बदलाव होगा ना। अचानक में ही बदलाव होगा, अचानक में ही जनता मूड बदल राजकुमार कभी भी बदल। ठीक है राजकुमार जी, 1985 में कांग्रेस की जो स्थिति थी आज वही स्थिति बीजेपी की है। ठीक है 1985 में जो कांग्रेस की स्थिति थी आज बीजेपी की वही स्थिति है। अनेक राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो फिर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब आपकी सरकार अधिकतर राज्यों में थी तब तो सवाल नहीं उठाए जाते थे इलेक्शन कमीशन पर। जी आप पहले अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, 1985 में बीजेपी थी ही नहीं। और ये तो स्थिति वही तो कह रही है ना कि आपकी अच्छी स्थिति थी, वही तो कह रही हूँ सर। हाँ, 1982 में 2 सीटें जीती थी, वो भी लोकसभा के। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ। बहुत बाद में जाकर के बीजेपी सत्ता में प्रयास किया आने की, और आज सत्ता में है। जनता ने अवसर दिया, जनता ने स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ा चीज गंभीर सवाल और सोचनीय है देश के लिए और नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी, कि जिस देश ने ईवीएम को जन्म दिया वो देश आज अपने देश में इलेक्ट्रल वोटिंग नहीं करवाते, ईवीएम से वोटिंग नहीं करवाते। अमेरिका ने बंद कर दिया, रशिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सारे लोगों ने, देश ने बंद कर दिया। और आज क्या बात है कि पूरा विपक्ष चाह रही है कि इसे इस ईवीएम के द्वारा वोटिंग ना हो, फिर भी नरेंद्र मोदी इस वोटिंग से ईवीएम से वोटिंग कराने की उतावल है। क्यों, क्या इंटरेस्ट है भैया? आप वीवीपैट से काउंटिंग क्यों नहीं कराते? आप मतलब जनता के मैंडेट को इस तरह से, लोकतंत्र को इस तरह से ध्वस्त करके सत्ता में बनी रहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरा यही है कि किसी तरह से एन केन पर केन किसी तरह से हमको सरकार बना लेनी है, हुक एंड क्रूक से। और ईवीएम हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे एमएलए खरीदना हो, चाहे वोट परसेंटेज बढ़ाना हो, इसमें माहिर है ये लोग। सत्ता कहा जा रहा है कि कल राहुल गांधी बिहार आए, उन्होंने स्थिति देखी, उन्हें यह एहसास हो गया कि कांग्रेस शायद अब बिहार में वो स्थिति में नहीं है कि वो जीत पाए, इसलिए इस तरह के बयान दिए गए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
हमारे नेता, जननायक नेता राहुल गांधी जी दूरगामी सोच रखते हैं और बहुत गंभीर नेता हैं देश में। नरेंद्र मोदी साहब को बैसाखी पे लाने वाला यही जननायक है। और एक मिनट आपको बता दूं कि बिहार में भी कांग्रेस पार्टी की बिहार में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनेगी। ये आपको मैं लिख देता हूं। मैं ठीक है, चलिए सर, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल सर कि आप कह रहे हैं राजकुमार जी कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले सीट का दांवपेच भी है। कल दशरथ मांझी की पोती ने यह दावा कर दिया, मांग कर दी कि भाई बोधगया से उन्हें टिकट दिया जाए, बोधगया से आपकी सीट है, इस पर बात बनेगी। दशरथ मांझी के परिवार वालों को भी उम्मीद है। जी, हमसे सवाल है क्या? बिल्कुल सर, आपसे ही सवाल है। अनुज कुमार जी, आपको बता दो कि दशरथ मांझी जी की जो पोती दावा किया है, उसमें हम लोग गठबंधन के लोग बैठ करके विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। ठीक है, अनुज कुमार जी से सवाल है। लेकिन एनडीए में जो दरार है वो आप लोग को नहीं दिखता। सीट बंटवारा को लेकर के जो उससे भी सवाल पूछा जाएगा सर। हाँ, वो उससे भी सवाल मैं कई बार पूछ चुकी हूँ, अभी भी पूछ लूंगी। चलिए अनुज जी, जल्दी से जवाब सर, समय की कमी है। हाँ बताइए, मैं सवाल सुना नहीं आपका। हाँ, सर मैंने कहा कि दशरथ मांझी की पोती ने बोधगया सीट मांग की, टिकट मांग की है कांग्रेस से। कल राहुल गांधी से वो सीट मांगी गई है, लेकिन वो सीट तो आपकी है ना। अब वो सीट पर दांवपेच तो फंसेगा, क्योंकि पूर्णिया की स्थिति क्या हुई थी हमने देखा था लोकसभा चुनाव में। बोलिए सर। देखिए, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब सार्वजनिक रूप से अचानक नहीं दिया जा सकता। ठीक है, हम गठबंधन में हैं और वो कांग्रेस के पदाधिकारी इस पर निर्णय लेंगे कि उनको चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस तरह का सवाल अगर हम लोग के बीच में आता है तो मिल बैठकर एक फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, जो हमारे पार्टी के जो आला कमान के लोग हैं। उषा देवी जी, लास्ट आपका कमेंट रहेगा कि एनडीए में सब कुछ सही है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि चेहरा जो है सीएम का वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन चिराग पासवान भी चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं, तो कुछ वो अब खेल होने वाला है क्या? हमारा एनडीए का जो गठबंधन है फिर पूरी तरह से स्वस्थ है, बिल्कुल एकदम फेयर है। और इनके जो आपसी लड़ाई है, जैसे कल ही राहुल गांधी जी आए थे तो इसमें कोई भी आरजेडी के लोग नहीं दिखे, आपसी लड़ाई इन लोगों में है। अभी ये इन्होंने जैसे कि बोल रहे थे प्रवक्ता जी कि हमारी सरकार बनेगी, किस आधार पर ये सरकार बनाने का दावा करते हैं? तो पहले इतना आपने घोटाला किया, कोई विकास का काम आपका पहले का पुराना भी नहीं दिखता है, आज भी कोई आपका ऐसा काम नहीं है धरातल पर। और दूसरी बात की आप आरजेडी और कांग्रेस में ही तालमेल नहीं है, अभी तो इनकी सीटों के लेकर लड़ाई आपकी चल रही है। हमारा समय हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन उस चुनाव से पहले राजनीति इसलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार में मैच फिक्सिंग का दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो 7 महीने पहले स्थिति महाराष्ट्र में दिखाई दी थी, वही स्थिति बिहार में होने वाली है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, एनडीए का कहना है कि कांग्रेस अब जान रही है कि वो बिहार में चुनाव हारने वाली है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। खैर, वक्त बताएगा कि राहुल गांधी का ये दावा कितना सच है, कितना झूठ है, और इस पर जो बीजेपी कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। वार पलटवार में बस इतना ही। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।